साथियों, बीकानेर की स्थापना दिवस को इस बार कुछ अलग रूप में मना रहे हैं। एक तरफ कोरोना की त्रासदी है, इसलिए कहीं पर भी खुशी का माहौल नहीं है। हर तरफ गमगीन माहौल है, किसी के चेहरे पर खुशी का भाव नहीं है। लेकिन इसके साथ में ही हर व्यक्ति के चेहरे पर एक चिंतन की बात नज़र आ रही है, चिंतन की विचारधारा नज़र आ रही है। क्या होना चाहिए बीकानेर का भविष्य? हमने हमेशा देखा कि बीकानेर के साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ। बीकानेर के विकास के लिए कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए। आज भी बीकानेर आध्यात्मिक शहर नहीं बन पाया है, इसका अफ़सोस हर बीकानेर वासी को है। सरकार की तरफ से कभी भी बीकानेर को आध्यात्मिक शहर बनाने की कोई घोषणा नहीं हुई है। बीकानेर हमेशा से एक आध्यात्मिक शहर रहा है, सांस्कृतिक नगरी रहा है। बीकानेर की सांस्कृतिक धरोहर, बीकानेर की भाषा, संस्कृति, ये सभी सरकारी संरक्षण के लिए बाट जोड़ रही है। हम सबको पता है, बीकानेर की भाषा, राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत अब धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। बीकानेर संगीत, कला, साहित्य का गढ़ था, लेकिन अफ़सोस ये कि आज तक न संगीत, न साहित्य, न सांस्कृतिक विकास के लिए कोई शोध संस्थान या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। बीकानेर विश्वविद्यालय में भी बीकानेर के साहित्य, संस्कृति और विरासत के लिए अलग से कोई शोध केंद्र नहीं है। बीकानेर की ज़रूरत है, बीकानेर की मांग है कि बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत, बीकानेर की जो अद्भुत विविधता की संस्कृति है, बीकानेर की अद्भुत विरासत है, उसको बचाने, भविष्य के लिए संजोने के लिए कुछ ठोस प्रयास किए जाएं। हम सबसे पहले हमारे बीच उपस्थित सबसे वरिष्ठ व्यक्ति श्री सुभाष शर्मा जी के पास चलते हैं। सुभाष शर्मा जी से अनुरोध करते हैं, बीकानेर के आपने बीकानेर को वर्षों से देखा है, बीकानेर को आपने जिया है, बीकानेर की संस्कृति आपके अंदर रची बसी हुई है। बीकानेर के जितने पुराने संस्मरण आप याद कर सकते हैं, हमें बताएं और बीकानेर की संस्कृति को बहुत संक्षेप में हमें समझाने की कोशिश करें, जिससे कि श्रोता लोगों को पता लग सके कि क्या है बीकानेर। धन्यवाद। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि बीकानेर एक मस्त शहर है और आध्यात्मिकता तो यहाँ कूट कूट के भरी हुई है। जिस तरीके से हम बचपन से देखते आए हैं कि हमें विरासत में जितना अध्यात्म मिला है, शायद और जगह पर इतना नहीं मिला। घर के अंदर पूजा पाठ, शाम के समय आरती का होना, घर के अंदर जो भी कुछ बना है उसको भगवान के भोग लगा करके खाना, ये सारी बातें भगवान में एक अटूट विश्वास को बनाने के लिए हर घर में हो रही है। और बीकानेर के बारे में हम देखें कि आध्यात्मिकता की जो बात करें, तो जैसा कि गीता में बताया है हमारे कि कपिल मुनि से बड़ा कोई मुनि नहीं। तो कपिल मुनि की ये भूमि मेरे हिसाब से, जहाँ जब हम यात्रा पे निकलते हैं तो कपिल मुनि का मंदिर या तो हमें गंगा सागर में मिलता है या फिर हमें बीकानेर के पास में कोलायत में कपिल मुनि का स्थान मिलता है, जहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या की। और आज भी उस कपिल मुनि के तपोभूमि को हम जिस प्रकार से मान्यता देते आए कि गंगा जी शायद हम न जा पाए, लेकिन अगर हम कपिल सरोवर में ही अगर स्नान करके अपने आप को पुण्य अर्जित कर सकते हैं, तो ऐसी मान्यता है बीकानेर के बारे में हमारे। ऐसा नहीं है कि बीकानेर आज भी अध्यात्म के बारे में देखिए कि वहाँ भी आज बड़ा अच्छा प्रयास होता है। उसमें पूर्णिमा के दिन वहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें बहुत से राज्यों के लोग आकर के वहाँ पे इस पुण्य का लाभ उठाते हैं। तो बीकानेर तो सदैव अध्यात्म रहा है। इसी प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर सियाराम जी की गुफा है। अध्यात्म के रूप में यहाँ पर बड़े बड़े संतों ने आकर के तपस्या की, लेकिन वो सब जो चिन्ह है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अपने ये जो स्थान है जहाँ पर कि सियाराम जी की गुफा के चिन्ह आज भी मिल सकते हैं हमें, अपने ये जगह स्थान में बताना चाहूंगा। वहां पर ये
वहां पर जो गुफा है उसको भी अभी धीरे धीरे अब उसको वो लुप्त होती जा रही। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर अध्यात्म में लोगों ने बहुत कुछ किया है। तो हमारा जो बीकानेर है वो तो अध्यात्म के रूप में उसको पूर्ण रूप से मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जब आधुनिकता के परिवेश में हम जब आ जाते हैं तो वो सारी चीजें कम हो जाती है। लेकिन आज आपके भी हमारे आपके कोई बचपन के, बहुत पुराने बचपन के कोई संस्मरण जो वाकई बीकानेर की जो मिसाल को प्रस्तुत करते हों, कुछ अगर संक्षेप में सुना सके हमें तो बहुत आनंद मिलेगा हम सबको। बीकानेर का तो बीकानेर की बचपन का संस्मरण तो पाटा संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? अरे साहब बीकानेर वो की तो पुस्तकालयों की ऐसा संस्कृति, पाटा एक एक मोहल्ले संस्कृति में है। पुस्तकालय है, एक एक मोहल्ले में बिल्कुल पाटा है, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल। एक मोहल्ले के अंदर ये एक हाँ, ऐसा अद्भुत शहर तो है। ये भी क्या है, एक आदान प्रदान है। पाटा संस्कृति का मतलब है कि हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आर्थिक रूप से संपन्न हो, चाहे वो विपन्न हो, वहां आकर के सब एक समान रूप से बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। वो राजनीति पे भी विचार होता है, वहां पर अध्यात्म पे भी विचार होता है, और चाहे उसमें बहस भली हो, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान जरूर होता है। और ये हम बचपन से देखते आए कि पाटा संस्कृति जिस प्रकार से हर मोहल्ले में, हर चौक के अंदर पाटा रखने का मतलब यही था कि लोग वहां पर शाम के समय जब अपने सारे कार्यों से फुर्सत में आ जाते, तो वो जो लेजर टाइम था उसका एक बड़ा सुंदर उपयोग वहां पे होता था। बैठ करके वहां बच्चे भी हैं तो उनकी भी बात सुनी जाती, नवयुवकों की बात सुनी जाती थी, वृद्ध लोग भी वहां आकर के उस वार्ता का आनंद लेते थे। और उसके अंदर जो, जिसे हम हताई कह सकते हैं, जो हताई होती थी, उस हताई के अंदर निष्कर्ष चाहे कुछ ना निकले, लेकिन हर व्यक्ति वहां पर बोलने के लिए स्वतंत्र था, स्वतंत्र है, आज भी है। अब लेकिन धीरे धीरे वहां पर बैठना कम हो गया। लोग जो है अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि शायद वो सारी बातें जो थी वो धीरे धीरे लुप्त खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, बीकानेर जो में तो लोग हैं अपने 30 त्योहार हैं अलग अलग। हाँ, बीकानेर के अंदर राजस्थानी संस्कृति के जो 30 त्योहार और अलग अलग सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, वो जिस उल्लास से मनाए जाते हैं वो अपने आप बिल्कुल में बिल्कुल अनूठा रहता है। बीकानेर में अनूठा हर रहता है, हर बिल्कुल साहब। हर अवसर के लिए, हर बिल्कुल, महीने तीज के लिए, त्योहार जितने भी हैं। हाँ, हर हर उल्लास के लिए अलग खाना बनता है, अलग हाँ, व्यंजन बनते हैं, अलग बिल्कुल। मिठाइयाँ बनती है, अलग पकवान बनते हैं। और हर आयोजन को जिस उल्लास से लोग परिवार के साथ, समाज के साथ मिलकर के बनाते हैं, वो एक अद्भुत मिसाल है। उस पर आप कुछ और कह सकें? बीकानेर में हमारे जो भी त्योहारों के हिसाब से, जैसे अभी आपने देखा होली के बाद में हाँ, शीतलाष्टमी आई, जैसे तो हाँ, शीतलाष्टमी पे हमने बड़े बड़े जो भोजन का जो कार्यक्रम होता है, जिस तरीके से कि उस दिन गर्म कुछ भी नहीं बनेगा, बच्चों में एक आदत बनती है कि हम इस तरीके का भोजन, जिसे हम बासीगड़ा कह सकते हैं, कि वो भोजन खाने के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। हालांकि अब जो भी खा रहे हैं हम वो सब बासी ही खा रहे हैं, हाँ, क्योंकि जितना भी जंक फूड है वो ताजा तो अब कहीं मिलता भी नहीं है। ये तो सब कहने की बात है कि ठीक है साहब, होटल से मंगा लिया, वहां से मंगा लिया, लेकिन वो जो घर पे बन करके तैयार होता है, सांगरी की सब्जी है, ग्वार पाठे की सब्जी है, जो मेडिसिनल भी उनका उपयोग है, और उसी तरीके से उनका स्वाद देखो तो आज भी उनका नाम लेने से ही उसका स्वाद हमारे मुंह में बस जाता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के खान पान के अंदर कोई कमी है। जिस तरीके का परिवेश है, मरुस्थल है यहाँ पर, पानी की अब धीरे धीरे किसी तरीके से यहाँ पर पूर्ति हो रही है पिछले कई वर्षों से, लेकिन उससे पहले तो फोफड़िए खाते थे अपने यहाँ पर, फोफलियों क्योंकि के सूखी फोफलिए और इस प्रकार की जो बीकानेर की परंपराएं सांगरी थी, हुई, ये फोफड़िए हुए, सांगरी, आज फोफलिए भी और इस बाजार में प्रकार की जो बिकते हैं। सब्जियां थी, इनको सबको इन इन सबको हम किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किस प्रकार हम बीकानेर की साहित्य, बिल्कुल बिल्कुल संस्कृति, बिल्कुल। कला हाँ, और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी पर ले जा पाएंगे, इसके लिए मैं एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित प्रख्यात साहित्य मनीषी और सुभाष शर्मा जी के ही विद्यार्थी आचार्य राजेंद्र जोशी जी से, कि किस प्रकार से संगीत, कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को हम, इस शहर की अद्भुत विरासत को हम बचा पाएंगे। क्योंकि अभी ये जो विरासत धन्यवाद। है वो धीरे धीरे कम हो रही है।
इसको कैसे बचा पाएंगे? अगर आप 2 शब्द में बता पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। Am I श्री राजेंद्र audible? जोशी का सांस्कृतिक विरासत को हाँ। बचाने में बड़ा योगदान है। आप खुद ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, योग के ऊपर, सांस्कृतिक विरासत के ऊपर, संगीत के ऊपर, कला के ऊपर, और आप खुद भी बहुत प्रख्यात वीणा वादक भी हैं, योग साधक भी हैं, और आपकी वाणी के अंदर माँ सरस्वती का निवास है। मैं एक बार फिर आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, जी। जरा हम सबको बताएं हाँ। किस तरह से बीकानेर की साहित्य, सांस्कृतिक जी। कला और मैं ये जो ऑडिबल हूँ? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी, राइट। तो आपने जो, हालांकि आपके सामने बोलना, हमारे गुरुजी बैठे हैं उनके सामने बोलना, सूर्य के आगे एक दीपक वाली बात है, लेकिन आपने आदेश दिया है तो मैं प्रयास करता हूँ। ये एक चिंता हर चिंतक को होती है, और ये चिंतन है, मतलब मैं इसको चिंता नहीं मानता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे जाएगा। लेकिन कल मैं ईसावास्य उपनिषद पढ़ रहा था, और उसमें लिखा हुआ था कि सत्य के खोजी को, सत्य के मार्ग में जानने वाले को कभी धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आज हम सब लोगों के जीवन में धन वास्तव में सबसे निरर्थक चीज है, राम सूरदास जी कहते थे। लेकिन सारा आदमी बस एक ही चीज में जा रहा है कि मेरे पैसा रहे। तो मेरे जीवन का ये सौभाग्य रहा कि मेरे सामने आप लोग हैं। मैं डॉक्टर विजय बोत्रा जी के सानिध्य को प्राप्त किया, मैं गुरु जी का सानिध्य प्राप्त किया, जो सामने बैठे हैं, जो चाहते तो हजारों करोड़ की एम्पायर खड़ी करवा सकते हैं अपने संकल्प से, लेकिन इन्होंने, गुरु जी ने निष्काम भाव से योग सिखाया। यही तो बीकानेर हमें की ही संस्कृति है असल में। हाँ, बीकानेर और की मैं आपको संस्कृति भी यही जानता है। हूँ। जो सुभाष हाँ, शर्मा जी हमारे सामने बिल्कुल मौजूद हैं, ये बीकानेर हाँ, की संस्कृति जीवंत रूप में प्रस्तुत है कि जी यहाँ पे जी जी जी, लोग हाँ, साहित्य, कला, संस्कृति के लिए समर्पित है, पैसे के लिए नहीं। ये सबसे हाँ। बड़ी मेरे, बात है बीकानेर। जी, घर में मैंने देखा, वर्तमान में हमारे चाचा जी बड़े, बहुत बड़े साधक हैं। आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, वो भी निष्काम भाव से अरे स्कूल में, वाह! उनको उनको हाँ, नमन, उनके चरणों में नमन सादर नमन नमन। हमारी नमन, तरफ। हाँ। उनको वो गुरुजी जानते थे, गुरुजी का कॉलेज और पिताजी का स्कूल बगल में ही था। हाँ, तो हमने ये देखा कि, मतलब देखिए उनका नाम लिया, लाइट पे आ गई। उनके पिताजी, तो आपके आपके पिताजी का तो संगीत में जबरदस्त हाँ, योगदान था, अद्भुत योगदान हाँ, था। इस अवसर पर हाँ। मैं भी उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सबको ही उदाहरण बनना पड़ेगा। मुझे बस एक लाइन में मैं इतना ही विनती करता हूँ कि हमें ही एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। क्यों गुरुदेव? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और हम सब, मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को और पूरी दुनिया को बीकानेर की इस अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी मिल सके, और किस प्रकार जी, बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपका जो विजन है, उससे बीकानेर और यहाँ के लोगों और बीकानेर के अलावा पूरी दुनिया के लोगों को फायदा मिल सके, क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार की, जैसा सुभाष शर्मा जी ने शुरुआत में कहा कि बीकानेर के लोग मस्त लोग होते हैं, बड़ी मस्ती में रहते हैं। आज पूरी दुनिया में हर व्यक्ति परेशानियों में रहता है, तनाव में रहता है, हाँ, चिंता में रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है। उनके लिए बीकानेर के लोगों की ये मस्ती जो है, कैसे मस्ती में रहा जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। काश पूरी दुनिया को बीकानेर एक जीवन शैली दे सके, किस प्रकार से खुशी खुशी रहा जाए, खुश रहने, हैप्पीनेस कैसे हो, हैप्पीनेस सिटी, हैप्पी सिटी के रूप में, आध्यात्मिक शहर के रूप में, सांस्कृतिक शहर के रूप में बीकानेर को पहचान मिल सके, ये मेरी तो दुआ है। अब मैं हमारे बीच उपस्थित उद्यमियों श्री सचिन बोथरा जी का स्वागत करता हूं, श्री रोहित ठाकुर जी का भी स्वागत करता हूं। सचिन जी, बहुत संक्षिप्त में आपको क्या लगता है आने वाले समय में बीकानेर के व्यापार, उद्योग और बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत, इन सब के क्षेत्र में भविष्य कैसा होगा, कैसे भविष्य बन पाएगा? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। सबसे पहले सभी बीकानेर वासियों को और को मेरा नमन।
और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीकानेर की जो इंडस्ट्री है वो दिनों दिन डाउन होती गई। जैसे अपने यहाँ पर ऊन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, एशिया में अपना नाम हुआ करता था, हाँ वो सारी खत्म हो गई हाँ क्योंकि इसको यहाँ पर गवर्नमेंट से किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिली, कोई उठाव नहीं मिला, ऑस्ट्रेलियन ऊन का इंपोर्ट हो गया। हाँ हाँ तो हम लोगों ने बहुत पहले एक टेक्सटाइल पार्क के लिए योजना बनाई कि यहाँ पर कोई एक टेक्सटाइल पार्क बने, जिसमें बाहर के काफी लोग आए हाँ। और जिससे कि बीकानेर का बीकानेर की फूड विश्व स्तर इंडस्ट्री पर में नाम। पहचान है, बड़ी जबरदस्त पहचान है, पूरी दुनिया में पहचान है, हाँ, भुजिया, पापड़, नमकीन, रसगुल्ला। बीकानेर और की पहचान सिर्फ भुजिया पापड़ रसगुल्ला ही रह गई। हाँ, और उसके लिए शायद एक फूड पार्क बाकी बनाने जैसे की योजना अपने बनी यहाँ थी। पर जो ये हाँ कुंदन की मीनाकारी जो होती थी, हाँ, वो बीकानेर की अद्भुत है, इजाद थी, अद्भुत है। लेकिन अभी उसको भी गुजरात वाले ले गए। नहीं यार, नहीं, बीकानेर के अंदर एक दो और बातें हैं जो बहुत अद्भुत बनाती है, जैसे आपका ये सिरामिक्स इंडस्ट्री है, ये है तो खैर। और सिरेमिक इंडस्ट्री तो अब देखो खनन है वो निकलती यहीं पे है। हाँ, वो तो मजबूरी वाली बात है कि यहाँ यहीं पे वो चीज निकलती है तो कहीं और है ही नहीं। हाँ अब जैसे चाइना के लिए आपकी सारे नागौर के अंदर निकलती है तो वो सारे लोग वहां पर शिफ्ट हो गए हाँ, खनन के अंदर। तो अब तो अपन इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसको हाँ डेवलप करके वापस से ऊन को और टेक्सटाइल को आगे बढ़ाया जा सकता है यदि इस स्तर पर काम किया जाए, कोई टेक्सटाइल पार्क डेवलप करके। हालांकि मेरा फील्ड नहीं है, मैं तो फार्मा से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में काम करके बीकानेर का इन नाम सब रोशन के किया लिए हमें हमारे वीरेंद्र दुग्गल जी से सहायता लेनी पड़ेगी। वो बिल्कुल। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर उच्च अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, बीकानेर से बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं। मैं एक बार वीरेंद्र दुग्गल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें बताएं, मार्गदर्शन दें कि बीकानेर की अद्भुत विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, बीकानेर की अद्भुत परंपराओं, बीकानेर की आध्यात्मिक पहचान को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह से भविष्य में बीकानेर दुनिया के मानचित्र पर अग्रणी बना रहे। वीरेंद्र दुग्गल जी, उनके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं गंगा सिंह जी की फोटो है, और बीकानेर को याद करने, बीकानेर के प्रति उनके जो समर्पण है, उनका जो लगाव है, वो अद्भुत है। और फिलीपींस में बीकानेर को अपने साथ ले गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। थैंक यू त्रिलोक जी, और सभी महानुभाव, मेरा सादर प्रणाम आप सबको। अतिशयोक्ति अलंकार का सबसे बड़ा उदाहरण त्रिलोक जी हैं, जो उन्होंने मेरे सम्मान में कुछ शब्द कहे, लेकिन समय जरा कम है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं लगभग 100 देशों के अंदर ट्रैवल कर चुका हूँ अभी तक, और ज्यादातर जीवन भारत से बाहर ही बिताया है। छोटा सा तजुर्बा है जिसके बेस पे मैं कुछ अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूंगा कि जिन कंट्रीज के अंदर मैंने देखा है कि जहां पर कल्चरल हेरिटेज बहुत स्ट्रांगली पास ऑन होती है, तो उन जगह पर होती है जहां वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सतत प्रयास करती है। ये चीज बहुत जरूरी है कि लोकल पॉपुलेशन क्या करती है। तो उस चीज का भूटान एक एग्जांपल है। अगर आप भूटान में जाएंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ी सी पॉपुलेशन है, लेकिन लोग जो है अपनी संस्कृति के साथ बहुत बहुत मजबूती के साथ जुटे हुए हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, और उसको कैरी करते हैं और बहुत सम्मान के साथ करते हैं। तो मैं संस्कृति की परिभाषा क्या है, मैं बेसिक उसके ऊपर जाऊंगा। आप खाने की बात कर सकते हैं, आप पान की बात कर सकते हैं, आप वेशभूषा की बात कर सकते हैं, तीज त्योहार की बात कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि बजाय इसके कि हम लोग ये सोचें कि कोई बाहर से आकर के हमारी संस्कृति को हमारे लिए प्रोटेक्ट करेगा या उसके हमारे रिजर्व करेगा, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा उचित नहीं होगा। ज्यादा जरूरी ये होगा कि हम बीकानेर के लोग जो हैं वो खुद इसके लिए सतत प्रयास करें कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसको लाइब्रेरी बना के, उसको म्यूजियम बना के, उसको डिजिटाइज करके, उसको हिस्ट्री की तरह से कलेक्ट करके एक जगह रख दे, ताकि मेरा पोता कि ये देखे कि जब मेरे दादाजी बीकानेर में रहते थे तब यहाँ पर चील बड़े खिलाए जाते थे। आई थिंक जरूरी जो चीज है वो ये है कि हम लोग उसको, उस प्रैक्टिस को हम लोग खुद अडॉप्ट करें, उसको छोड़े नहीं। मैं अपने जीवन में अपनाए रखें।
जीवन में अपनाए रखे। अगर हम लोग खुद जो करंट जनरेशन है, अगर वो उसको खुद उन चीजों को खुद अडॉप्ट किए रखेगी, ये मेरे हिसाब से ये शर्तिया है कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे भी ऑटोमेटिकली इसे अडॉप्ट कर लेंगे। हमको उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं भारत बीकानेर छोड़े हुए 30 साल हो गए। कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता मेरे घर में बीकानेर की बड़ी ना हो, मैं अभी भी बड़ी खा करके आया हूं। That's an example, right? कमाल, बहुत बड़ी बात। जैसे बीकानेर में अभी जोशी जी ने बात की थी अभी आखाती जाने वाली, ठीक है। अब आखाती जाएगी तो इमली का शरबत बनेगा। बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। बीकानेर की भाषा है, अगर मारवाड़ी है, सब मारवाड़ी में बात करेंगे तो ये आगे चलेगा। अगर होली पे चंग बजती है तो होली पे चंग बजती रहेगी, तो होली आगे कंटिन्यू करे। होली की चंग बंद अगर हमारी जनरेशन में बंद हो जाएगी तो अगली जनरेशन में चंग नहीं बजेगी। ठीक है ना। बिल्कुल कमाल की बात कही आपने, यानी संस्कृति को हमें जीना है। मेरा जो निवेदन है वो ये है कि हम इस चीज का प्रयास करें, जो करंट जनरेशन कल्चरल के साथ में जुड़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें, उसको अगली जनरेशन को पास ऑन करें। हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो खुद ब खुद प्रोटेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए कितनी जबरदस्त बातें बताई है हमारे पैनल ने। बीकानेर की संस्कृति को, संस्कारों को हम लोगों को जीना है, और अगर हम लोग अपने जीवन में इस सांस्कृतिक विरासत को जीते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। हमारे आज के इस डिस्कशन से एक बात समझ में आ गई कि बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत को हम लोगों को ही जीना है, अपनी अगली पीढ़ी को पास ऑन करना है, उस अगली पीढ़ी को इससे जोड़ना है। और ये वाकई ऐसी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत है, एक बार नई पीढ़ी ने इसका स्वाद लिया तो उसको भी इसमें आनंद आएगा, और यही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। बीकानेर की मौज मस्ती की संस्कृति, साहित्य, कला संस्कृति, बीकानेर की जो खान पान की अद्भुत संस्कृति, इन सभी चीज़ों को बचाए रखें। मैं जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया बीकानेर की अद्भुत सांस्कृतिक विरासत को बड़े गौरव के साथ, बड़े आत्मसम्मान के साथ में अपने दिल से लगाए रखें। आपके सामने मिसाल है वीरेंद्र दुग्गल जी, 100 देशों से ऊपर यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आज भी 30 सालों से बीकानेर से बाहर हैं, लेकिन आज भी बीकानेर को अपने दिल से लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बीकानेर के गंगा सिंह जी की फोटो इन्होंने अपने पीछे लगा रखी है। अपने परिवार को बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। इनको देख करके हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम एक महान सांस्कृतिक विरासत को अपने साथ संजोए हुए हैं। मैं इसी के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं इस संवाद में जुड़ने के लिए, और अनुरोध करता हूं कि हम सबको बीकानेर के साथ जुड़ें। हाँ राजेंद्र जी। मैं निवेदन करता हूँ, रोहित ठाकुर जी शायद आप स्क्रीन पे नहीं है, अब मेरी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ मैं। रोहित जी 2 शब्द कहें। मैंने रोहित जी प्लीज आपके 2 शब्द और प्लीज। नमस्कार जैन साहब, शर्मा जी, राजेंद्र भाई साहब, सचिन जी, दुग्गल साहब, सबको नमस्कार। अब जैसे अब पहले राजेंद्र जी ने कहा था कि भाई सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात, तो गुरु जी ने बहुत कुछ बोला, त्रिलोक जी ने बोला, दुग्गल साहब ने बोला, तो मेरे जोड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। फिर भी वही है, कला, संस्कृति, इतिहास ऐसी चीज है कि अब मैं जैसे थोड़ा सा अपना संक्षेप में परिचय देता हूँ। भाई मैंने MSc बीकानेर से की थी, भू विज्ञान में, जियोलॉजी में। फिर M.Tech की मैंने उदयपुर से, और पिछले 15 साल से मैं लगभग ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, मोस्टली मिडिल ईस्ट में, और सिंगापुर, बैंकॉक, फार ईस्ट, इंडोनेशिया। बीकानेर को मिडिल ईस्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आपको कैसी लगी बीकानेर की संस्कृति, और किस प्रकार से आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे और आगे प्रमोट करेंगे? मैं तो बीकानेर में ही पैदा हुआ, और इवन कई बार ये हुआ कि बाहर सेटल होने के जब भी चांसेस आए तो मेरा ये था कि इंडिया छोड़ के तो नहीं जाएंगे, कम से कम इंडिया में रहेंगे कि बीकानेर भाग के कभी भी आ सकें। नहीं आप जाओ, पर बीकानेर से जुड़े रहो। हाँ बिल्कुल। तो कला, संस्कृति, इतिहास का सीधा सा, जैसे दुग्गल साहब ने बहुत संक्षेप में और बिल्कुल सटीक कह दिया कि संस्कृति ऐसी चीज है कि संस्कृति जीने से ही उसको संरक्षित किया जा सकता है। चर्चा बहुत जरूरी है, इसके ऊपर कार्यवाही करना, कुछ गतिविधि करना बहुत जरूरी है, लेकिन मेन मुद्दा जो यही है कि परिवार के अंदर, समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर, जैसे शर्मा जी ने कहा, पाटे हमारे जो थे हथाई,
तो वहां पे जिया जाना जो मैंने अभी, और मेरा एक कई बार क्या होता है ना कि एक व्यक्ति जो सब्जेक्ट के बहुत नजदीक हो तो कई बार उसको बहुत सारी चीजें, जैसे आप एक आदमी को रोज देखते हैं तो आपको उसके चेहरे में परिवर्तन नहीं दिखता है, हाँ, और जो आदमी साल 2 साल बाद 6 महीने बाद मिला उसको बहुत दिखता है। बहुत अभी थोड़ा सा एक बार हमारे दूर से समय रहने की के कारण सीमा है। हाँ। एक लास्ट एक लाइन में आप कुछ बताएं, ये बंद होगी एक लाइन में मैं रिकॉर्डिंग। बस यही कहूंगा कि बीकानेर के अंदर शिक्षा जो है वो बढ़ी है, पर ज्ञान धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कम हो रहा है, और बच्चों शिक्षा का बढ़ी, ज्ञान कम हो रहा है। बड़ों के वाह, साथ शिक्षा बढ़ी है, ज्ञान कम हो रहा है, बच्चों का समाज से जुड़ाव धीरे धीरे बच्चों का कम हो जुड़ाव रहा कम है, हो रहा है, वो बढ़ाना जरूरी जोड़ने है। की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत जरूरत। है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात बता दी आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जैन साहब।